और वहाँ का टेम्परेचर इंस्टेंटली 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है और विद इन सेकेंड 80,000 से भी ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि आखिर क्यों, क्या वजह थी कि अमेरिका को जापान पर एटॉमिक बॉम्ब्स गिराने पड़े और जापान की क्या गलती थी जिसने अमेरिका को एटॉमिक बॉम्ब्स गिराने पर ट्रिगर किया। आम अल्फाज में जापान यूएसए को डराना चाहता था कि उनका विजन एकदम क्लियर है और वो रुकने वाले नहीं हैं। 6 अगस्त 1945 जापान के हिरोशिमा शहर में सुबह के लगभग 8 बजे का टाइम था। लोग अपने डेली रूटीन्स के मुताबिक अपनी अपनी मसरूफियात में मसरूफ थे तो कोई काम पर जा रहा था। इसी टाइम के अराउंड एक अमेरिकन बोइंग B-29 बॉम्बर एयरक्राफ्ट हिरोशिमा शहर के ऊपर पहुंचता है। एग्जैक्टली इसके 15 मिनट बाद 8:15 पर यह प्लेन 4400 किलो वजनी एक चीज जिसकी लेंथ 10 फीट के आसपास होगी ड्रॉप करता है। नीचे मौजूद कुछ लोग इस सीन को अपनी आंखों से देखते हैं, लेकिन उनके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि प्लेन से जो चीज नीचे गिर रही है वो कोई आम एयर ड्रॉप नहीं बल्कि ये एक एटॉमिक बॉम्ब है जो अगले कुछ ही सेकंड्स में हिरोशिमा को पूरी तरह से राख में बदल देगा। बॉम्ब ड्रॉप के ठीक 44 सेकंड के बाद एक जोरदार ब्लास्ट के साथ लोगों को तेज रोशनी दिखाई देती है और वहां का टेम्परेचर इंस्टेंटली 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और विद इन सेकंड 80,000 से भी ज्यादा लोग मारे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये था दुनिया का पहला और वाहिद एटॉमिक बॉम्ब जिसे किसी कंट्री पर गिराया गया। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि आखिर क्यों, क्या वजह थी कि अमेरिका को जापान पर एटॉमिक बॉम्ब्स गिराने पड़े और जापान की क्या गलती थी जिसने अमेरिका को एटॉमिक बॉम्ब्स गिराने पर ट्रिगर किया। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। असल में इस कहानी की शुरुआत होती है सितंबर 1, 1939 से, जब जर्मनी ने पोलैंड को इन्वेड करना शुरू किया और देखते ही देखते दूसरे कंट्रीज भी एक दूसरे से लड़ने लगे। यह वर्ल्ड वार 2 थी जो दो बड़ी पावर्स के दरमियान लड़ी जा रही थी, जहां एक तरफ अलाइड पावर्स थी जिनमें अमेरिका, सोवियत यूनियन और ब्रिटेन वगैरह थे, तो दूसरी तरफ एक्सिस पावर्स थी जिनमें जापान, इटली और जर्मनी था। पहले तो इस वॉर में अमेरिका कोई भी अमल दखल नहीं करता क्योंकि वर्ल्ड वार 1 के बाद से अमेरिका ने सोचा हुआ था कि वो वर्ल्ड वार 2 में किसी सूरत नहीं कूदेगा। जर्मनी का प्लान यहाँ पर यह था कि वो हिटलर की लीडरशिप में पूरे यूरोप पर अपना कंट्रोल जमाए, तो वहीं एशिया में जापान भी यही स्ट्रेटजी अपना रहा था। ये अपने आसपास की कंट्रीज को इन्वेड कर रहा था। इसने सबसे पहले मंचूरिया को अपने कब्जे में किया जो आहिस्ता आहिस्ता चाइना तक फैल गया। जापान आसपास के कंट्रीज को इसलिए इन्वेड कर रहा था क्योंकि जापान के पास खुद के नेचुरल रिसोर्सेज बहुत कम थे, इसीलिए वो इन कंट्रीज को जीतना चाहता था जिनके पास ये रिसोर्सेज थे, और साथ ही उनका ये ख्वाब था कि ग्रेट ब्रिटेन यानी ब्रिटिश एम्पायर की तरह वो ग्रेटर एशिया बने। हालांकि जापान और अमेरिका के रिलेशंस उस वक्त कुछ खास नहीं थे, लेकिन यूएस फिर भी जापान को अपने नेचुरल रिसोर्सेज बेचता था। अब जापान के एशिया में फैलाव को रोकने के लिए अमेरिका ने सोचा कि क्यों ना जापान पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाई जाएं ताकि इसके फैलाव को रोका जा सके। यूएस ने 1941 में जापान को नेचुरल रिसोर्सेज देना बंद कर दिया, इसमें ऑयल भी मौजूद था। उस टाइम पर जापान अपनी ऑयल की डिमांड को पूरा करने के लिए 80% ऑयल अमेरिका से ही लेता था। जापान को जब इस चीज का पता चला कि अमेरिका हमें रोकने के लिए हम पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा रहा है, तो बजाय रुकने के इन्होंने अपनी स्पीड को डबल कर दिया। इसके बाद इन्होंने डच ईस्ट इंडीज को कैप्चर करने का प्लान बनाया जो नेचुरल रिसोर्सेज से माला माल था। डच ईस्ट इंडीज ये एक डच कॉलोनी थी जो आज का इंडोनेशिया है। उस वक्त ये नेदरलैंड के कब्जे में था और नेदरलैंड अमेरिका का अलाइज था। अब जापान ये भी जानता था कि अगर इन्होंने डच ईस्ट इंडीज पर अटैक किया तो अमेरिका कोई ना कोई एक्शन जरूर लेगा। हालांकि अमेरिका को जब इसका पता चला कि जापान नेदरलैंड की कॉलोनी पर अटैक कर सकता है, तो उस वक्त के प्रेसिडेंट रोजवेल्ट ने जापान को वार्न किया कि अगर उसके किसी अलाय पर अटैक हुआ तो अमेरिका उसके खिलाफ एक्शन लेगा। अब जापान के पास दो ही ऑप्शंस थे। एक तो ये कि वो अपने एक्सपेंशन को ग्रेटर एशिया बनने के ख्वाब को खत्म करे और चुपचाप पीछे हट जाए, और दूसरा ये कि अगर उसे ग्रेटर एशिया बनना है तो इंडोनेशिया, फिलीपींस, इन कंट्रीज को इन्वेड करना पड़ेगा। जापान ने दूसरा ऑप्शन चूज किया और अपने अटैक जारी रखे। अब फिलीपींस उस वक्त अमेरिका की कॉलोनी थी। अगर उसे इंडोनेशिया पर अपना कंट्रोल रखना है तो जापान को पहले फिलीपींस को जीतना पड़ेगा, और फिलीपींस पर अटैक करना बिल्कुल ऐसा ही था कि अमेरिका पर अटैक करना। तो जापान ने प्लान बनाया कि क्यों ना हम फिलीपींस में अमेरिकन बेसिस पर एक सरप्राइज अटैक करें और इनके सारे बेसिस को तबाह कर दें। आम अल्फाज में जापान यूएसए को डराना चाहता था कि उनका विजन एकदम क्लियर है और वो रुकने वाले नहीं हैं। जापान ने पर्ल हार्बर को अपने निशाने पर रखा और एक सरप्राइज अटैक की प्लानिंग शुरू कर दी, और यही इनकी सबसे बड़ी गलती थी। 7 दिसंबर 1941 जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर बेस पर एक सरप्राइज अटैक किया।
इस अटैक में जापान के 350 से भी ज़्यादा एयरक्राफ्ट, बैटलशिप्स, सबमरीन्स, डिस्ट्रॉयर्स 3 अलग अलग ग्रुप्स में अटैक करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकन जो इस अटैक से बिल्कुल बेखबर थे, उन्हें कुछ समझने का मौका मिलता सुबह 7:55 पर 200 से भी ज़्यादा फाइटर एयरक्राफ्ट के पहले ग्रुप ने करीबन 40 मिनट तक पर्ल हार्बर पर बमबारी की, जिसके बाद फिर दूसरा ग्रुप आया। दूसरे ग्रुप के बाद बची कुची कसर तीसरे ग्रुप ने पूरी कर दी। इस 2 घंटे तक चलने वाले अटैक में अमेरिका के 200 से भी ज़्यादा एयरक्राफ्ट, 19 के करीब नेवल शिप्स और 2000 से भी ज़्यादा यूएस मिलिट्री के पर्सनल्स मारे जाते हैं। इस अटैक के बाद जापान फिलीपींस पर अपना कंट्रोल तो जमा लेता है। अब जाहिर सी बात है कि अमेरिका जैसा बड़ा कंट्री ऐसे अटैक के बाद कहाँ चुप बैठने वाला था। इसलिए अमेरिका इस अटैक के बाद ऑफिशियली जापान के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर देता है। एग्जैक्टली यही वो पॉइंट था जब अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 में इंटर हुआ और 18 अप्रैल 1942 को अमेरिका ने जापान के मेजर सिटीज पर बॉम्ब्स की बारिश कर दी, बिल्कुल उसी तरह जैसे जापान ने पर्ल हार्बर पर की थी। और यही वो पहला अटैक था अमेरिका की तरफ से जो वर्ल्ड वॉर 2 में इन्होंने किया। अगले 3 सालों तक वर्ल्ड वॉर 2 अपने जोर पर रहती है। 1945 आते तक जर्मनी बहुत कमजोर हो जाता है और 30 अप्रैल 1945 को हिटलर की डेथ के बाद जर्मनी सरेंडर कर देता है। इटली तो खैर जर्मनी से पहले ही सरेंडर कर चुका था। अब एक्सिस पावर में सिर्फ जापान बचता है जो सरेंडर करने के लिए किसी सूरत नहीं मानता। हालांकि जापान भी इस टाइम तक बहुत कमज़ोर हो चुका था। इनकी इकोनॉमी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी और लोगों को 2 वक्त का खाना तक नहीं मिल रहा था। इसके बाद भी वो अमेरिका के खिलाफ वॉर को जारी रखते हैं। इसी दौरान अमेरिका एक कामयाब न्यूक्लियर टेस्ट करता है। यूएस सोचता है कि जापान तो इस तरह किसी सूरत भी सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे पास आखिरी ऑप्शन बस यही बचता है कि जापान के ऊपर इस बॉम्ब को फेंका जाए। कब तक हमारे सोल्जर्स इसी तरह मरते रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ जापान के वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि एटॉमिक बॉम्ब नाम का भी कोई बॉम्ब एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में। खैर पूरी प्लानिंग के साथ 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय नामी ये बॉम्ब B-29 एक बॉम्बर एयरक्राफ्ट में लोड किया जाता है जो हिरोशिमा शहर पर ड्रॉप किया जाना था। 6 अगस्त को 8:15 बजे इसे हिरोशिमा पर ड्रॉप किया जाता है। बॉम्ब गिराने की बात तो हम वीडियो के शुरू में कर चुके हैं। इसके ब्लास्ट के फौरी बाद यानी पलक झपकते ही 80,000 के करीब लोग लिटरली भाप बनकर गायब हो जाते हैं। सिर्फ इस 10 फीट के बॉम्ब ने एक डिवेलप्ड हिरोशिमा शहर को चुटकियों में राख बनाकर रख दिया। लेकिन बात अभी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। जापान अभी इस सदमे से बाहर ही नहीं निकलता। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता कि तभी इसके ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को अमेरिका दूसरा 4,670 किलो वजनी एटॉमिक बॉम्ब जिसका कोड नेम फैटमैन था जापान के दूसरे मेजर सिटी नागासाकी पर गिराता है। इसमें भी कई हजार लोग मारे जाते हैं। इस बॉम्ब के 7 किलोमीटर के रेडियस में पूरा शहर डिस्ट्रॉय हो जाता है। इन 2 एटॉमिक बॉम्बिंग में 2 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें से 95% आम लोग यानी सिविलियंस थे। और इसके कुछ ही दिन बाद फाइनली जापान अमेरिका को सरेंडर कर देता है। फिर जाके ये वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होती है।